नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राण चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है सेबोरिक डर्मेटाइटिस के बारे में। सेबोरिक डर्मेटाइटिस मतलब जिसे हम लोग साधारण भाषा में डैंड्रफ कहते हैं, जो बालों में जो एक सफेद रंग का जो डैंड्रफ जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। तो ये देखा जाए तो ऐसी एक कंडीशन है जो कि इजीली ट्रीटेबल हो सकती है और आपकी बॉडी को कोई देखा जाए तो काफी हार्श नुकसान जो है ये नहीं पहुंचाती है, काफी ज्यादा तकलीफ जो है ये नहीं पहुंचाती है आपकी बॉडी को, या फिर आपके जो स्ट्रक्चर है आपके सिस्टम का उसे किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। इजीली ट्रीटेबल है ये। लेकिन ये होता क्यों है और इसके क्या क्या कारण है, सिम्टम्स क्या है, इसके ट्रीटमेंट क्या है, वो हम लोग इजीली आज हम लोग सिंपल भाषा में समझेंगे। कुछ साइंटिफिक वर्ड्स भी मैं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन उसका क्लेरिफिकेशन भी मैं आपको देता जाऊंगा। सेबोरिक डर्मेटाइटिस जैसे मैंने बताया कि इसे डैंड्रफ जो है वो आम भाषा में बोला जाता है। अब ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस क्यों बोला जाता है? सेबोरिक का मतलब होता है सिबेशियस ग्लैंड या फिर सिबेशियस और डर्म यानी कि स्किन। तो सोरियासिस जो टॉपिक मैंने लिया था उसमें मैंने थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें बताई थी आपको सिबेशियस ग्लैंड के बारे में, कि हमारी जो स्किन रहती है उसमें से कुछ ऑयली एक ग्लैंड रहती है, जहां से जो सिबेशियस ग्लैंड रहती है वहां से ऑयल जो है वो सीक्रेट होता है, और एक स्वेट ग्लैंड होती है जहां से पसीना जो है वो सीक्रेशन होता है। तो सेबोरिक जो वर्ड है वो सिबेशियस ग्लैंड से निकाला गया है। सिबेशियस और डर्म जो है वो स्किन जो है, जो हमारी स्किन को बोला गया है। तो उसका जो इन्फ्लामेशन हो जाता है सेबोरिक डर्मेटाइटिस, उसमें जो इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस टर्म को इस तरीके से नाम जो है वो दिया गया है, और आम भाषा में इसे हम लोग डैंड्रफ बोलते हैं। ये देखा जाए तो हर एज में हो सकता है, बच्चों में भी और एडल्ट में भी ये होता है। तो जो बच्चे रहते हैं, जो न्यूबॉर्न रहते हैं, इन्फेंट्स जिसे हम लोग कहते हैं, 3 महीने के 6 महीने के जो बच्चे रहते हैं, तो उनके अगर सर पे अगर ये होता है तो उसे क्रेडल कैप कहा जाता है। क्रेडल कैप, ये उसे एक नाम दिया गया है जो बच्चों में जो डैंड्रफ होता है। और एडल्ट में अगर होता है तो उसे डैंड्रफ कहा जाता है, या फिर और एक उसका नाम दिया गया है, आप शैम्पूस वगैरह में देखते होंगे, पैटेरियोसिस कैपिटिस, कैपाइटिस या कैपिटिस। पैटेरियोसिस कैपाइटिस जो है इसका नाम दिया गया है डैंड्रफ को, जो कि आप शैम्पू के सैचेस वगैरह में भी आपको इजीली देखने को मिलता है। अब देखते हैं कि हु गेट्स द सेबोरिक डर्मेटाइटिस, यानी कि इसके सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो इसके कॉजेज क्या क्या है। तो कॉजेज हम देखते हैं कि जो 20 to 30% जो पॉपुलेशन है वो अगर देखा जाए तो वो डैंड्रफ से प्रभावित रहता ही है, कि उसमें डैंड्रफ जो होने के चांसेस जो रहते ही हैं। और ये कॉमन इन मैन एंड वुमेन है, मतलब पुरुषों में इसमें का सबसे ज्यादा कारण जो है वो देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू वुमेन्स। उसके बाद ऑयली स्किन, जिनकी स्किन काफी ज्यादा ऑयली है, चिपचिपी हम लोग किसे कह सकते हैं, तो उनमें होने का ही चांसेस ज्यादा रहता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री में फैमिली में अगर किसी को कुछ हुआ है इन टर्म्स ऑफ स्किन से रिलेटेड कोई इशू हुआ है, या फिर डैंड्रफ अगर रहता है, या फिर किसी परसेंटेज अगर सोरियासिस भी है, तो वो डैंड्रफ को पास ऑन होने में एक रीजन जो है वो बनता है। ड्राई एंड कोल्ड रीजन, देखिए जो एनवायरमेंट रहता है ना, एनवायरमेंट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है डैंड्रफ के ग्रोथ के लिए। मतलब एनवायरमेंट रीजन नहीं है कि आपके शरीर में आपके बालों में जो डैंड्रफ होगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को डैंड्रफ की तकलीफ है तो एनवायरमेंट उसे वर्स कर सकता है। जैसे कि ड्राई और कोल्ड रीजन अगर आप रहते हैं, जरा फिर ड्राईनेस रहती है या फिर कोल्ड रहती है, ठंडपन रहता है, तो ऐसा माहौल जो है उस डैंड्रफ को काफी ज्यादा और वर्स कर सकता है, काफी ज्यादा खराब भी जो है वो कंडीशन को कर सकता है। कुछ ऐसे डिसीजेज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि उस व्यक्ति में डैंड्रफ होने के चांसेस रहते हैं। कुछ ऐसे कंडीशन जो बॉडी में आ जाती है, कुछ सर्जरीज करवाते हैं, कुछ थेरेपीज चालू रहती है, तो वो रिस्पॉन्सिबल बनती हैं डैंड्रफ होने के। कौन सी? एक तो इम्यूनोसप्रेशन, यानी कि किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या फिर एडल्ट हॉडकिंस या फिर नॉन हॉडकिंस लिम्फोमा हुआ है, या फिर HIV है। तो इसके ऊपर तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा हॉडकिंस लिम्फोमा के ऊपर। तो जैसे जैसे वीडियो हम आगे बनाते जाएंगे उसमें मैं क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। अभी आप सिर्फ इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिए। HIV पे भी अब बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाला है। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उनका इम्यून सिस्टम जो रहता है थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है, उस तरीके से काम नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्तियों में होने के चांसेस रहते हैं। साइकेट्रिक डिसऑर्डर से मतलब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में ज्यादा है, स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन में काफी ज्यादा रहता है या रहा है, तो उसमें होने के चांसेस रहते हैं। न्यूरोलॉजी का, किसी को पार्किंसन डिसीज है, इस पर भी वीडियो आने वाला है। एपिलेप्सी है, मिर्गी का दौरा है, या स्पाइनल कॉर्ड इंजुरी है, तो ऐसे व्यक्तियों में भी देखा जाए तो डैंड्रफ होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। कॉन्जेनिटल है, अगर जनरेशन अगर बाय बर्थ जिसे हम लोग कहते हैं, कि वो होने का चांसेस भी उन व्यक्तियों में रहता है जिसमें डाउन सिंड्रोम हो। डाउन सिंड्रोम में बहुत अच्छा एक वीडियो में बनाने वाला हूं। तो डाउन सिंड्रोम जिस व्यक्ति में होता है, डाउन सिंड्रोम कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? जो ब्लड टेस्टिंग किया जाता है ना, ड्यूअल मार्कर, ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रपल मार्कर, ऐसे टेस्टिंग आपने सुनी होंगी, जो तीसरे महीने में और छठे महीने में जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो जो
मंथ वाइज जो या वीक वाइज जो है वो किया जाती है टेस्टिंग। तो कॉन्जेनेटल जो है वो उस पे एक कंडीशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहती है उस व्यक्ति में डैंड्रफ होने के लिए। साइकोट्रोपिक मेडिकेशन मतलब ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो कि साइकिक मेडिकेशन ले रहे हैं, कोई थेरेपी ले रहे हैं, तो उसमें जो दवाइयां प्रिस्क्राइब की जाती हैं उसका साइड इफेक्ट भी डैंड्रफ का कारण बनता है। जैसे कि लिथियम हो गया, वेस्पेरियन हो गया, हेलोपेरिडोल डेकोनेट हो गया, क्लोरप्रोमेजाइन हो गया। तो ऐसे जो ड्रग्स रहते हैं ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, एक प्रकार का साइड इफेक्ट जो है उसका डैंड्रफ का भी बनता है, जो कि साइकोट्रोपिक मेडिकेशन लेते हैं। अब देखिए इसके ये तो हो गए कुछ व्यक्तियों में होने कारण, इसके अलावा और क्या चीजें हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल रहती हैं या फिर कॉजेज जो है इसका बनती हैं। ईस्ट एक जो हम देखते हैं कि मेलेसेजिया एक नाम का जो ईस्ट रहता है वो हर किसी व्यक्ति के स्किन में रहता है। अब इसकी जब ओवर ग्रोथ हो जाती है तो ओवर ग्रोथ की वजह से वो डैंड्रफ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। अगर इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन मतलब खासकर अगर देखा जाए तो टेस्टोस्टेरोन अगर किसी व्यक्ति में ज्यादा प्रमाण में अगर बढ़ जाता है या फिर एक लेवल जो उसकी नॉर्मल से बढ़ जाती है तो उसमें जो है डैंड्रफ होने के चांसेस रहते हैं। तो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रहता है, इसलिए मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया कि कॉमन इन मेन एंड वुमन जो परसेंटेज रहता है पुरुषों में ज्यादा रहता है टेस्टोस्टेरोन। ये पुरुष या फिर मर्दों का हार्मोन जो है इसे कहा जाता है साधारण भाषा में। तो जब उसकी लेवल नॉर्मल लेवल से और बढ़ जाती है तो वो डैंड्रफ के लिए एक वन ऑफ द रीजन बनता है। इंक्रीज लेवल ऑफ स्किन लिपिड, जैसे मैंने यहाँ बताया आपको कि ऑयली स्किन, तो ऑयली स्किन अगर है, अगर उसमें जो लिपिड्स का परसेंटेज यानी कि ऑयल का परसेंटेज अगर ज्यादा बढ़ जाता है नॉर्मल लेवल से तो फिर ये डैंड्रफ का कारण बनता है। एंड इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, कोई आप शैम्पू लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, जेल लगाते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं बालों के, जिसकी वजह से वो एक्सेप्टेबल नहीं रहता और इसमें एक इन्फ्लामेशन आ जाती है, थोड़ी सी सूजन आ जाती है। तो उस सूजन की वजह से देखा जाए तो डैंड्रफ हो जाता है, क्योंकि स्किन जो है वो सेंसिटिव रहती है या फिर इरिटेट हो जाती है। इरिटेशन की वजह से वहां पे स्कैल्प्स वगैरह जो है वो आ जाते हैं। स्ट्रेस है काफी ज्यादा, देखा जाए तो बाद में जब परेशान रहता है, काफी ज्यादा टेंशन में रहता है, तो देखा होगा आपने कि डैंड्रफ होने के चांसेस रहते हैं। जब पढ़ाई के दौरान जब बच्चे काफी ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं या फिर कोई जॉब के बारे में है तो आपने देखा होगा, आपने खुद महसूस किया होगा कि उस वक्त काफी ज्यादा डैंड्रफ जो है वो आपको महसूस होता है। क्लाइमेट, मैंने पहले बताया कि क्लाइमेट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है, बट क्लाइमेट वर्स कर देता है उस कंडीशन को। ऑयली स्किन है, अल्कोहल बेस्ड लोशन है, कुछ ऐसे लोशन आप बालों में लगा रहे हैं, हेयर्स में लगा रहे हैं जिसके अल्कोहल का परसेंटेज है जो कि किसी स्किन को एक्सेप्टेबल नहीं रहता है, इसमें इरिटेट काफी ज्यादा जो है, स्काल्प की स्किन जो रहती है थोड़ी सेंसिटिव ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू अदर स्किन। तो वहां पे अगर आप ऐसे प्रोडक्ट अगर इस्तेमाल करते हो तो तुरंत वो स्किन जो है वो इरिटेट होना शुरू होती है और उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर रहता है वो डिस्टर्ब होना शुरू होता है, और उस इरिटेशन की वजह से स्किन का जो एक स्ट्रक्चर रहता है वो डिस्टर्ब होता है और वो डैंड्रफ के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। हिस्ट्री ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स, कोई आपको स्किन से रिलेटेड कोई तकलीफ रह चुकी है पहले, जैसे सोरियासिस हो गया, एक्ने हो गया, इन दोनों के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, चैनल विजिट करके देख सकते हैं, एक्ने और सोरियासिस के ऊपर। तो ऐसी अगर कोई स्किन कंडीशन है तो आप चाहे तो वो जो है कंडीशन है वो रिस्पॉन्सिबल रहती हैं सीबोरिक डर्मेटाइटिस के लिए या फिर डैंड्रफ के, जिसे हम लोग कह सकते हैं। अभी ये तो कॉजेज के बारे में था, सिम्टम्स के बारे में हम लोग देखते हैं कि सिम्टम्स क्या रहते हैं। जैसे वो उसका लुक रहता है, थोड़ा सा व्हाइट पैचेस हम लोग देखते हैं तो उसे इची व्हाइट फ्लेक्स कहा जाता है। फ्लेक्स मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में वो रहते हैं, तो छोटे मोटे, एक नेचुरल जो उसका शेप रहता है वैसे नहीं रहता है, कुछ अलग अलग शेप। अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से अगर देखते हैं तो कुछ आपको राउंड दिखेंगे, कुछ अलग जो पैचेस दिखेंगे, तो ये फ्लेक्स देखते हैं। तो ये आपके बालों में लगे हुए रहते हैं, आपके हेयर्स के साथ रहते हैं, हेयर्स को ही कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। मतलब जो डैंड्रफ रहता है उससे आपके हेयर्स के स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। जब आप उसको स्क्रैच करते हो तो वो गिरना शुरू होते हैं नीचे, थोड़ा सा इरिटेशन भी हो सकता है, अगर ज्यादा अगर आपने स्क्रैच करते हो तो हो सकता है कि ब्लीडिंग भी हो। रेड स्केल्स ऑन स्किन, स्किन पे आपको देखना मिलेगा कि हल्के हल्के रैश, क्योंकि वो जब डैंड्रफ गिरता है नीचे हमारी स्किन पे तो कभी कभी वो सेंसिटिव ज्यादा रहता है, तो इसकी वजह से रेडनेस जो है वो स्किन पे आना शुरू हो जाती है। वो कहीं भी जहां पे, खास करके यहाँ पे चेस्ट पोर्शन पे या फिर अपर जो बैक रीजन रहता है वहां पे। ब्लेफेनाइटिस यानी कि जो स्केली रैशेस ऑन आईलिड्स, जो आई के जो एजेस रहते हैं, जो ऊपर आईलिड के जो यहाँ पे एजेस आपको दिखाई दे रहे हैं, वहां पे जो है इन्फेक्शन आ जाता है और थोड़ा सा स्केली रैशेस जो है वो थोड़ा सा आपको ड्राइनेस जैसा आपको देखने को मिलता है। पिंकिश प्लग ऑन बोथ साइड ऑफ फेसेस, दोनों साइड के जो फेसेस रहते हैं थोड़ा पिंकिश थोड़ा सा रेडिश जैसा जो है आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जो डैंड्रफ गिरता है जब वो, तो थोड़ा सा वो स्किन को इरिटेट करता है जिसकी वजह से वो पिंकिशनेस आता है। फ्लैक्स पैचेस ऑन चेस्ट,
खास करके आप देखो तो ये पोर्शन पे आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। उसका जो साइड इफेक्ट रहता है थोड़ा सा यहाँ पे ड्राइनेस आपको दिखेगी, या फिर थोड़ा सा यहाँ की जो स्किन स्मूथ रहती है वो थोड़ी सी खुरदरी हम जिसे कहते हैं, या फिर रफ जिसे हम लोग कहते हैं, तो यहाँ की और ये अपर बैक की आपको देखने को मिलती है। रेडनेस ऑन फोल्ड्स एंड क्रीसेस ऑफ जेनिटल, आर्मपिट एंड अंडर ब्रेस्ट। इसका जो साइड इफेक्ट है वो कभी कभी बढ़ जाता है, जो यहाँ पे आर्म पेट रहता है या फिर जहाँ पे जेनेटल, दोनों हमारे जो स्त्रियों और पुरुषों में जो जेनेटल पार्ट रहता है वहां पे जो फोल्ड्स आ जाते हैं, जिस तरीके से हम लोग जब चलते हैं तो वो फोल्ड जहाँ पे जब स्किन से स्किन टकराती है तो उसे फोल्ड, स्किन फोल्ड्स कहा जाता है। जैसे कि ये स्किन है और ये स्किन है, जहां से टकरा रही है तो इसे स्किन फोल्ड्स कहा जाता है। ब्रेस्ट साइज वुमेन्स में कभी ज्यादा रहती है तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ की स्किन और यहाँ की स्किन टकराती है, तो जहां पे फोल्ड रहता है उस फोल्ड पे थोड़े से रेडनेस हो जाते हैं, या फिर थोड़ा सा इचीनेस, या फिर आपको देखना है तो थोड़ा सा खराश जैसा जो है वो आपको महसूस होता है। क्रस्टी येलो फ्लेक्स ऑन इन्फेंट्स हेड्स, स्क्रैचिंग एफर्ट्स। बच्चों के ऊपर जो सर पे, जैसे मैंने क्रेडल कैप कहा था, तो थोड़ा सा स्केची रेड येलो कलर का जो है वो देखने को मिलता है। वो आपको अगर देखा जाए तो प्रॉपर तरीके से उसे साफ करने में, ट्रीटमेंट में उसके बारे में बताऊंगा, तो उससे घबराने वाली बात नहीं रहती है। उसे प्रॉपर तरीके से अगर वॉश किया जाए तो वो निकल जाता है, लेकिन उसके स्क्रैच मत कीजिए, जोर से खराशिए मत, या फिर कोई ऐसी चीज मत इस्तेमाल कीजिए कि जहां से वो बच्चे को इन्फेक्शन प्रोवाइड करे। उससे क्या होगा कि वो ज्यादा बढ़ भी जाएगी तकलीफ, और हो सकता है कि ब्लीडिंग भी हो, तो उसे सॉफ्ट वे से निकालना पड़ता है। मैं इसके बारे में आगे ट्रीटमेंट में जो है वो क्लियर करूंगा। अब ट्रीटमेंट में आने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो कुछ क्वेरीज रहती हैं, जो लोगों के मन में रहते हैं रिगार्डिंग डैंड्रफ के बारे में या फिर सेबोरिक डर्मेटाइटिस के बारे में। तो डज वेदर मेक वर्स, तो पहले मैंने आपसे जवाब दे दिया हूं कि वेदर जो है ये काफी वर्स नहीं करता है सिचुएशन को, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता, लेकिन वर्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। लेकिन इसमें भी एक बात है कि ड्राई एयर वर्स करती है। सूखी हवा अगर है या ज्यादा कोल्ड एनवायरमेंट है तो उसकी वजह से जो सेबोरिक डर्मेटाइटिस है या फिर डैंड्रफ है ये काफी वर्स होता है, काफी जो इसकी स्थिति जो है खराब हो जाती है, अपने को लुक जो है वो खराब हो जाता है और डैंड्रफ बढ़ जाता है। लेकिन समर टाइम में अगर है, समर टाइम में क्या होता है कि ये काफी जो यूवी रेज जो रहती है, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी रेज जो रहती हैं, तो जो यीस्ट रहता है जो हमारे स्किन पे, उससे ये किल करने में काफी हेल्प करती है, उसे कम करने में हेल्प करती है। और देखा जाए तो ऑयलीनेस भी थोड़ा बहुत इससे कम होता है। तो वेदर डिपेंड करता है कौन से वेदर में आप हैं, और ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं रहते हैं कि डैंड्रफ होने के लिए या नहीं होने के लिए। ये सिर्फ उसे वर्स करने के लिए या फिर थोड़ा सा उसे उस कंडीशन को इंप्रूव करने में इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं। डू सर्टन फूड ट्रिगर्स और रिड्यूस, ऐसे कोई खाद्य पदार्थ हैं क्या जो कि इसे रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं या फिर ट्रिगर यानी कि इसे और बढ़ाने में मदद करते हैं। तो अभी तक इस पे काफी थेरीज चली हैं, काफी रिसर्च हैं, काफी जो लेटर्स हैं जो वो बने हुए हैं, थेरीज भी चली है, लेकिन अभी तक कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है कि ये चीज रिस्पॉन्सिबल है डैंड्रफ के लिए या फिर नहीं है। तो अभी तक ये पेंडिंग है, इसलिए कोई भी चीज इसमें अभी तक एक कॉन्फिडेंटली जो है इसे डिक्लेरेशन नहीं किया गया है। डिफरेंस बिटवीन डैंड्रफ एंड सोरियासिस, देखिए डैंड्रफ और सोरियासिस जो रहता है इसमें ड्राई स्केली पैचेस जो होते हैं ये दोनों में कॉमन होते हैं। लेकिन इसमें जो हम देखते हैं कि जो लेयर रहती है डैंड्रफ में जो रहती है वो बहुत पतली रहती है, और जो सोरियासिस में रहती है काफी थोड़ी सी मोटी रहती है। आपको ऊपर से दिखाई देता है कि ये सोरियासिस ही होगा। उसमें जो पैचेस बन जाते हैं और एक लेयर बन जाती है एक व्हाइट कलर की, पर और एक आइडेंटिफिकेशन मार्कर डैंड्रफ जो है आपको लगभग पूरी तरीके से व्हाइट कलर में ही दिखेगा। लेकिन सोरियासिस जो है, सोरियासिस हल्का सा आपको पेल व्हाइट दिखेगा या फिर थोड़ा सा क्रीमिश दिखेगा या फिर हो सकता है येलो भी दिखे। तो वो उसकी हाईलाइट जो है वो इजीली हो जाता है कि ये डैंड्रफ है या सोरियासिस। तो फिजिकली एग्जामिन करने में काफी ज्यादा इसमें हेल्प होती है। बाकी जो ट्रीटमेंट है उससे पता चल ही जाता है। और डज इट कॉज हेयर लॉस, नहीं बिल्कुल नहीं, डैंड्रफ से कभी भी आपको हेयर लॉस नहीं होता है। डैंड्रफ कभी भी आपके हेयर्स के स्ट्रक्चर को कोई भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं प्रोवाइड करता है। हेयर का स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही रहता है। डैंड्रफ स्काल्प से रिलेटेड है, हेयर से रिलेटेड नहीं है। इज रिलेटेड टू एक्ने, देखिए एक्ने और डैंड्रफ ये ऐसा है कि मान लीजिए एक इंसान को अगर शादी के लिए न्योता दिया जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो अगर आपको डैंड्रफ है तो थोड़ा बहुत एक्ने आ जाएगा, और एक्ने अगर है तो डैंड्रफ होना स्वाभाविक है, क्योंकि एक्ने और डैंड्रफ जो है उसमें ऑयली स्किन का जो परसेंटेज रहता है उन व्यक्तियों में ज्यादातर जो है वो देखने को मिलता है। तो एक्ने जिसमें है उसको डैंड्रफ होने के चांसेस है, और डैंड्रफ अगर किसी को है तो एक्ने हो सकता है।
डायग्नोसिस देखिए, डायग्नोसिस का बहुत ही सिंपल तरीके से होता है, फिजिकली एग्जामाइन किया जाता है, देख के ये जो है स्ट्रक्चर से देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति को डैंड्रफ है या फिर सोरियासिस है, तो फिजिकल एग्जामिनेशन से होता है। कोई इसमें ब्लड टेस्ट नहीं होती है, कोई प्रकार का एग्जामिनेशन जो है वो नहीं होता है। बायोप्सी की जाती है, तब की जाती है, काफी रेयर होती है, काफी कम होता है, तब होती है कि आपको डैंड्रफ है लेकिन वो ट्रीटेबल नहीं है, सब शैम्पूज अलग अलग ट्राई करके देख लिए पर वो ट्रीट नहीं हो रहा है, तब बायोप्सी का जो है इस्तेमाल किया जाता है। बायोप्सी मतलब क्या होता है, उस हिस्से का जो एक स्ट्रक्चर जो है उसे कट किया जाता है और उसे टेस्टिंग के लिए हिस्टोपैथोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है। वो देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है या फिर क्या तकलीफ है, वो फिर अपना एक रिपोर्ट जो है वो बना के डॉक्टर को देते हैं। हिस्टोपैथोलॉजिस्ट की एक जो रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से फिर डायग्नोसिस होती है। ट्रीटमेंट देखिए, ट्रीटमेंट दोनों में अलग अलग है, बच्चों में अलग है और एडल्ट्स में अलग अलग है। बच्चों में अगर हो रहा है तो पहली बात तो ये है कि खुद ही आएगा जो, और खुद ही जो है ये क्रेडल कैप जो है वो खुद ही आएगा, खुद ही वो चला जाएगा धीरे धीरे। माइल्ड जो शैम्पूज रहते हैं जो बच्चों के हेयर्स के लिए लगाने के लिए कहे जाते हैं, उससे इजीली ये वॉश हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको ज्यादा रब करते हो तो काफी तकलीफ होती है। इसे धीरे धीरे जो है वो आप सॉफ्ट जो ब्रशेज आते हैं उससे आप इजीली धीरे धीरे करते हो और धीरे धीरे टाइम पास जैसे होता है वो रिमूव हो जाता है। अगर किसी और शरीर पे अगर इसका नुकसान आपको दिख रहा है, आर्मपिट जैसे मैंने बताया जहां स्किन फोल्ड्स हैं, वहां पे अगर आपको देखने को मिलता है कुछ साइड इफेक्ट्स है, तो आप कंसल्ट की डॉक्टर से, वो कुछ शायद हो सकता है कुछ स्टेरॉइड लोशंस दें या फिर कोई बेबी प्रोडक्ट जो है आपको प्रिस्क्राइब करें, या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो आपको उस हिसाब से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर इसमें बच्चों के मामले में ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। एडल्ट के बारे में देखा जाए तो एडल्ट को पहले देखा जाए तो अलग अलग ट्रीटमेंट दी जाती है। जनरली देखा जाए तो हर व्यक्ति जब डैंड्रफ होता है तो वो ओटीसी शैम्पूज जो अवेलेबल है, जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू जिसे हम लोग कहते हैं, वो इजीली अवेलेबल है। उसमें ज्यादातर क्या देखने को मिलता है, सेलेनियम, जिंक पैरेथोइन या फिर कोल टार, ये चीजें जो है वो उन शैम्पूज में कंटेंट्स के रूप में देखने को मिलती है। ये रिस्पॉन्सिबल रहती है, एक ओटीसी जो शैम्पू है प्रिस्क्राइब या फिर इजीली अवेलेबल रहते हैं डैंड्रफ के लिए। अगर ये आपको नहीं हो ट्रीटमेंट करते हैं तो फिर एंटी फंगल शैम्पूज जो है वो दिए जाते हैं, जैसे साइक्लोपैरेक्स इसमें रहेगा, कीटाकोनाजोल इसमें रहेगा, और इसके अलावा कुछ एडवांस अगर ट्रीटमेंट देनी है तो उसमें क्लोबेटाजोल या फिर फ्लूसैनोलोन जो है वो दिया जाता है। अब फेस और बॉडी पे अगर आपको इसके जो साइड इफेक्ट्स अगर हो गए या फिर इसके तकलीफ जो बढ़ गई है तो कुछ ट्रॉपिकल ट्रीटमेंट जो है वो आपको दी जाती है। ट्रॉपिकल ट्रीटमेंट में सेम वही रहते हैं, एंटी फंगल ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कैल्सिनेरियम इनहिबिटर्स जो है वो दिए जाते हैं। फेसिकली ट्रॉपिकली कुछ क्रीम द्वारा, कुछ लोशन द्वारा जो आपको दिए जाते हैं। अब देखिए, मैं शुरुआत में एक पॉइंट मेरा रह गया था, मैं आपको अभी यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ कि ये जो डैंड्रफ है ये कहाँ कहाँ एक्चुअली अपीयर्स होता है। तो स्काल्प तो उसका कॉमन पॉइंट है, यहाँ पे होता है, लेकिन अपर बैक रीजन, चेस्ट रीजन, फेस, फोरहेड, चेहरे पे, माथे पे आपको दिखेगा। क्रीजेस एट बेट ऑफ योर नोज, यहाँ पे नोज के जो क्रीजेस है वहां पे दिखाई देगा। बिहाइंड योर ईयर्स, यहाँ पीछे की तरफ दिखाई देगा। नेवल यानी जो बेली पोर्शन रहता है वहां पे आपको दिखाई देगा। आईब्रोज, आईब्रोज के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अंडर योर ब्रेस्ट, जैसे मैंने स्किन फोल्ड्स कहा था कि जिसके ब्रेस्ट साइज ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो उनमें जो ब्रेस्ट के नीचे है वहां पे ये देखने को मिल सकता है। क्रीजेस ऑफ आर्म, जो आर्म पीट का मैंने क्रीजेस बताया था कि जो यहाँ पे, और लेग्स और ग्रोइन, जो ग्रोइन जेनिटल पार्ट जहां पे रहता है उसे ग्रोइन पोर्शन कहा जाता है, वहां पे देखने को आपको कभी कभी देखने को मिलता है। तो वहां पे एंटी फंगल जो ट्रीटमेंट है ट्रॉपिकली लगाने के लिए कभी कभी आपको रिकमेंड की जाती है, वहां पे ये लगाए जाते हैं। अब आते हैं प्रिवेंशन। तो देखिए, प्रिवेंशन ऐसा जब देखा जाए तो जो मैंने कॉजेज बताए थे कि आप थोड़ा सा सनलाइट में आप जाएं और नॉर्मली आप उसके जो हेयर्स हैं प्रॉपर तरीके से वॉश करें, और देखा जाए थोड़ी सी वॉक कीजिए, या फिर अगर आपको कोई तकलीफ है तो इनिशियली आप कुछ बेसिक जो प्रोडक्ट जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं वो आप लीजिए। अननेसेसरली कोई अपने तरीके से ट्रीटमेंट लेके आप उसके स्किन को और खराब ना करें। तो प्रिकॉशन में हमेशा वही बताता हूं कि जो कॉजेस हैं वो कॉजेस को आप उल्टा कर दीजिए तो वो प्रिकॉशन में ही लगभग हो जाते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।